जी, आगाज़ करते हैं जी लेक्चर नंबर 8 का। कल हमने ऑथर्स पढ़ा था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी शख्स को किताब लिखते हुए 24 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है कि जो पैसे उसको किताब बेच के मिलेंगे वो उन पैसों को जिस साल मिले उस साल और उससे पिछले 2 सालों में यानी टोटल 3 साल में इक्वल प्रोपोर्शंस में टैक्स करवा दें। अब आता है जी अगला टॉपिक, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ठीक है जी, माइनर चाइल्ड क्या होता है जी? माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन है जी, माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। वो कहता है कि जी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी उम्र साल के आखिर में 18 साल से कम है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है 30 जून। 30 जून को अगर किसी शख्स की एज 18 साल से कम है तो वो माइनर है। यानी अभी जैसे 30 जून 2026 आ रही है, तो 30 जून 26 से पहले पहले जितने लोग 18 साल के हो जाएंगे ना वो माइनर नहीं होंगे, वो माइनर नहीं होंगे। ठीक है, 30 जून 18 के बाद जितने लोग 18 के होंगे ना वो ठीक है, वो इसमें फॉल करेंगे। तो 30 जून 2026 तक आपकी उम्र 18 साल नहीं होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो आप माइनर हैं, और अगर आप 18 के हो गए हैं तो फिर आप माइनर नहीं हैं। तो साल के आखिरी दिन देखना है, जो शख्स साल के दौरान 18 साल का हो गया वो माइनर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपको इनकम कमा रहे हैं जी, बिल्कुल हो सकता है। आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप इनकम कमा रहे हैं। कैसे हो सकता है? मैं मिसाल ले लेता हूँ। एक मोहल्ले का बच्चा है 6 साल का, उसने एक आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदा 6 लाख रुपए का हफीज सेंटर से, और वो आ गया अपने मोहल्ले में और अपने मोहल्ले वालों को दिखा रहा है। एक शख्स ने पूछा कितने का फ़ोन लाए हो? उसने कहा सर 7 लाख रुपए का लाया हूँ। तो उन्होंने कहा यार ये 7 लाख का मुझे दे दो, ये ले अंकल आप ले लें। तो 6 लाख का फ़ोन ला के उसने 7 लाख का बेच दिया, लाख का प्रॉफिट हो गया। उसने कहा यार ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है। तो फिर उसने क्या किया, उसने इसी तरह फ़ोन ला ला के बेचने शुरू कर दिए और पैसे कमाने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे उसने साल में कोई 20 लाख रुपया कमा लिया, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 20 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या वो टैक्स पे करेगा? आंसर इज यस, वो भी टैक्स पे करेगा। लेकिन मसला ये है कि चूंकि वो 18 साल से कम है तो टैक्स कैसे पे करेगा? शनाख्ती कार्ड तो है नहीं, टैक्स पे करने के लिए ना शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। तो यहाँ पे लॉ ने ये लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने उस शख्स, उस बच्चे की इनकम जो है ना, उस पेरेंट की इनकम के साथ क्लब कर देनी है जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? ये देखिए, लेट्स अज्यूम, बल्कि इधर बना लेते हैं, इधर नजर आएगा ना सर? ओके, लेट्स अज्यूम ये अम्मी है और वो अब्बू है। अब्बू की इनकम है जी 12 लाख, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। अम्मी की इनकम है 16 लाख। तो लॉ कहता है कि जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, हाईएस्ट है दोनों में से, अम्मी अब्बू में से, मुन्ने की टैक्सेबल इनकम उसके साथ क्लब कर दी जाएगी। तो मुन्ने की टैक्सेबल इनकम 20 लाख है, तो अम्मी की इनकम के साथ ऐड की जाएगी, टोटल इनकम बनेगी 36 लाख, और अब अम्मी इस पे टैक्स पे कर देंगी। हाँ, अम्मी मुन्ने से ले लेंगी, जारी बात है। अम्मी कहेंगी तेरी वजह से मेरा टैक्स इतना बढ़ गया, अब दे अपने वाला हिस्सा। तो ठीक है, अम्मी मुन्ने से तो ले ही लेंगी, लेकिन बहरहाल टैक्सेबल इनकम मुन्ने की उस पेरेंट के साथ क्लब कर दी जाएगी जिसकी टैक्सेबल इनकम हायर है। ठीक है जी। और आगे वो कहते हैं जी, अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इफ बिजनेस इज एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस। अगर मुन्ने को ये कारोबार वरासत में मिला हुआ है ना, यानी कि मुन्ने के अब्बा भी यही काम करते थे और अब मुन्ना भी यही काम करता है, तो फिर ये इनहेरिटेंस वाला बिजनेस है, फिर ये काम नहीं होगा, फिर बिजनेस खुद ही टैक्स पे करेगा। ये उस सूरत में है कि अगर मुन्ने ने अपना कारोबार खुद ही सेट किया हो, तो ये बात इनहेरिटेंस से मिलने वाले कारोबार पे नहीं लगती। तो अगर मुन्ने को कारोबार वरासत में मिला हो तो फिर ये बात नहीं लगेगी। अगर वरासत खुद सेटअप किया हो तो फिर ये बात लग जाएगी, पेरेंट के साथ क्लब कर दी जाएगी। जनाब आलिया मकाम सर, कोई टेंशन नहीं सर, चाय पियेंगे आप? चाय पियेंगे आप? सर आप पियेंगे चाय? यार तू पिएगा चाय? पी लिया यार चाय?
चाय का पहला घूंट सीधा दिल पे जाता है दोस्त, इनकार नहीं करते। तो 4 चाय मेरा भाई कर दे, मेरी भी कर दे, मैं भी बदपरहेजी कर लूँ। और मेरी पता ना वो ज़रा डिस्पोजेबल में बनवानी है, इनकी भी डिस्पोजेबल में बनवाइएगा। ठीक हो गया? चलें सर, मिसाल पढ़ लें। अब ये ऑनलाइन वाले ना कल आके मुझे कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, हमारे बगैर चाय चल रही, तो मैंने कहा था कि छुट्टी करो, खुद ही छुट्टी करके घर बैठ गए। वो जो बेचारा अपनी जान जोखम में डाल के इतना रिस्क लेके ड्रोनों से बचता हुआ आया है यहाँ पे, अब उसको चाय भी ना पिलाई जाए। क्यों सर, कल भी आएंगे ना आप? सर क्या खूबसूरत बात है, सर क्या खूबसूरत बात है जी। अब कल ये भी सारे आ जाएंगे, कहेंगे चाय मिलती है यहाँ पे। देखें ये बस एक ही दफा होता है, बार बार नहीं होता। एग्जाम्पल पढ़ लें सर, नीचे एक छोटी सी मिसाल है, जल्दी से पढ़ लें। जी चलें आगे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक टॉपिक है जी इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। ये हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ये हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। हमारे पास अगला है जी अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। सर ये आपको गर्मी नहीं लग रही सर? कि ठीक है सर, थोड़ा सा तेज करा दें, मुझे जरा मसला हो रहा है, थोड़ा सा तेज करा, ऑन रहने दें, सही से ऑन रहने दें। अच्छा जी, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन से क्या मुराद है? सर एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप ही चूंकि बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है जी? नाम लेते हुए डर लग रहा है। इनका नाम है आसिम साहब। अच्छा एनीवेज चलें, पता नहीं आपकी सोच कहाँ जा रही है। आसिम साहब कभी दोस्तों के साथ खाने पे गए हैं आप? अच्छा, दोस्तों के साथ खाने पे जाते हैं, कोई 8-10 दोस्त जाते ही होंगे, बिल आता होगा खाने का, क्या करते हैं उस बिल का? मिला के, यानी कि सारे आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं लॉ की जबान बोलना चाहूं तो आप अपोर्शन कर लेते हैं, ऐसा ही है? ओके, यही बात सर यहां पर है कि अगर आप 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज वगैरह, आपने एक खर्चा किया और उस एक खर्चे के नतीजे में आपने एक से ज्यादा हेड्स की इनकम कमा ली, तो सर क्या होगा? क्या खर्चे को अपोर्शन करना पड़ेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। यह बात अब इस सेक्शन में हमें सिखाई जाएगी कि खर्चे को अपोर्शन कैसे करना है। मैं आपके सामने ना एक मिसाल बना लेता हूं, कोई बात नहीं सर, इजी हो गया, इजी हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से ले आए कैमरा इधर, जल्दी का काम शैतान का। ओके, ले सर ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ना एक ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। सर ग्राउंड फ्लोर पे ना आप कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, ग्राउंड फ्लोर पे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, और लेट्स अज्यूम फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट पे दिया हुआ है और आप उससे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। याद करें हेड्स ऑफ इनकम वाला सेक्शन जहां पे हमने पढ़ा था कि किसी भी हेड की अगर इनकम निकालनी हो ना तो चार्जेबल लेस डिडक्शन से निकलती है, ऐसा ही है? ओके, बिजली का मीटर एक ही है और बिजली का बिल दोनों मंजिलों का आ गया 9 लाख रुपया, दोनों मंजिलों का बिजली का बिल आ गया 9 लाख रुपया। अब सर करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? क्या इस खर्चे को मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की चार्जेबल में से माइनस कर दूं, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की चार्जेबल में से माइनस कर दूं, या दोनों में से थोड़ा थोड़ा माइनस कर दूं? दोनों में से थोड़ा थोड़ा माइनस करना पड़ेगा। देखें, आपने अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10 लाख की कमाई है मिसाल के तौर पे,
और इनकम फ्रॉम बिजनेस मिसाल के तौर पे 20 लाख की कमाई है, तो सर ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि 9 लाख आप सारे का सारा बिजनेस में से माइनस कर दें और इधर कुछ माइनस ही ना करें, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये सेक्शन हमें कहता है कि ये जो खर्चे होते हैं ना, डिडक्शंस, इनको अपोर्शन करना है। और अपोर्शन कैसे करना है, ऑब्वियसली वो तरीका आगे जाके मैं बता ही दिया जाएगा। जो भी रीजनेबल बेसिस बनती है ना, उसकी बेस पे हम अपोर्शन कर देंगे। जाहिर बात है, नीचे ज्यादा बिजली इस्तेमाल हुई होगी, ज्यादा नीचे माइनस कर देंगे, ऊपर कम कर देंगे। तो ये कहता है कि अगर कोई भी खर्चा, डिडक्शन अलाउंस एक ही बात है, एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउंस एक ही बात है, सबका मतलब है खर्चा। अगर खर्चा रिलेट करता है डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, एक से ज्यादा हेड की इनकम कमाने में, अगर कोई खर्चा एक से ज्यादा हेड की इनकम कमाने में इनकर हुआ, यहां पर आइए, खर्चा अपोर्शन कर दिया जाएगा किसी भी रीजनेबल बेसिस पे, कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको देखते हुए रीजनेबल बेसिस पे, क्या बेसिस हो सकती है, कंजम्पशन होगी ना। आप देख लेंगे सब, जैसे आप लोग हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में तो एक ही मीटर लगा होता है ना, लेकिन आपके कमरों के बाहर सब मीटर लगे होते हैं, तो वो सब मीटर से देख लेते हैं कि इस कमरे में कितनी कंजम्पशन हुई है, उसकी बेस पे बिल अपोर्शन हो जाता है। तो ये रीजनेबल बेसिस है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे होगा। तो अगर कोई भी खर्चा एक से ज्यादा हेड की इनकम कमाने में इनकर हुआ है, तो आप उस खर्चे को किसी रीजनेबल बेसिस पे क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे। ठीक होगी बात, यहां तक सब अच्छा है? चलें जी, बेस्ट हो गया। अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले ना आपको मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी। टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टैक्स रिजीम्स का। टैक्स रिजीम्स का, टैक्स रिजीम का मतलब होता है टैक्स लगाने के असूल या टैक्स कैलकुलेट करने के असूल। चार है जी, चार है। एक है जी नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक है जी फाइनल टैक्स रिजीम, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। वो ध्यान से मेरा भाई बांटे सर, आज अपनी मदद आपके तहत ऑनलाइन वालों को भी शामिल करें, साथ दिखाएं उनको भी कि हम क्या पीने लगे हैं, स्पेशली वो जो फिजिकल के बच्चे आज नहीं आए। सर ये आप ना डाइस के अंदर आपको कहीं रखनी पड़ेगी, इधर तो गिर जाएगी। जबरदस्त हो गया सर। कैमरा जरा अबू बकर की तरफ कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्यारे अबू बकर भाई हैं माशाल्लाह। ये जितना भी ऑनलाइन का काम है भाई कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन भी डलवा रहे हैं उसके अंदर, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। तो अबू बकर भाई क्लास के बाद आपने मेरा इंतज़ार करना है, ठीक है? अबू बकर भाई जी चाय के साथ, बिग हैंड सर, बिग हैंड्स अबू बकर भाई। अबू बकर भाई हमारे साथ बैठ के चाय पिए, ठीक है? चलें सर, ऑन करें, वापस आए। अच्छा जी, ये चार रिजीम्स हैं, नॉर्मल, फाइनल, मिनिमम और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। रिजीम का मतलब, अच्छा ये वो रिजीम नहीं है, वो वाली रिजीम जो आजकल बड़ी सुनने में आ रही है, वो रिजीम नहीं है। ये है टैक्स लगाने के असूल, ठीक है? टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका। नॉर्मल टैक्स रिजीम, हुकूमत ने क्या किया हुआ है, हुकूमत ने कुछ इनकम्स को यहां क्लासिफाई कर दिया, कुछ इनकम्स को इधर, कुछ इनकम को इधर, कुछ इनकम को इधर। कैसे? जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये तो एक हेड हो गया ना, लेकिन कारोबार तो सर हजारों तरह के हैं दुनिया में, कोई एक तरह का कारोबार थोड़ी है। हुकूमत ने कह दिया कि ये जितनी भी इनकम्स हैं ये सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस की हैं, लेकिन ये वाली इनकम्स पे टैक्स ऐसा लगेगा, ये वाली इनकम पे ऐसा लगेगा, ये वाली पे ऐसा लगेगा, ये वाली पे ऐसा लगेगा। यानी कि एक इनकम फ्रॉम बिजनेस ब्रॉड कैटेगरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हुकूमत कहेगी सर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें ये सारी इनकम्स आ रही हैं, ठीक है? 2 3 4 5 6 ये सारी इनकम्स आ रही हैं। ये दो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगी, ये दो मिनिमम टैक्स में जाएंगी, ये फाइनल टैक्स में जाएगी, ये सेपरेट ब्लॉक में जाएगी। ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इस तरह से हुकूमत ने किया हुआ। तो सर कौन कौन सी इनकम्स कहाँ कहाँ आती हैं, वो तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। फिलहाल जरा समझ लेंगे होता क्या है।
सर जो इनकम्स नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्सेबल होती है ना, इनका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये लोग कहते हैं इन इनकम्स का चार्जेबल निकालें, इनमें से डिडक्शंस माइनस करें और टैक्सेबल इनकम निकालें। यही हमने पढ़ा हुआ है ना, यही हम पढ़ के आए हैं अभी, जो हमने टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका सीखा कि चार्जेबल में से डिडक्शन माइनस करते हैं तो हेड की इनकम आती है, तमाम हेड्स की इनकम को टोटल करते हैं, टोटल इनकम आती है, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करते हैं तो टैक्सेबल आ जाती है। मैंने जरा शॉर्ट काम कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया, मैंने बीच में सारी कहानी नहीं लिखी, तो बहरहाल आपको पता है। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी या टेबल 1 से या टेबल 2 से। ठीक हो गया? ये है जी नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी जो भी हम पढ़ रहे थे टेबल 1 टेबल 2, दैट इज नॉर्मल टैक्स रिजीम। चार्जेबल में से डिडक्शंस हम माइनस करेंगे और डिडक्शंस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आएगी और उस टैक्सेबल इनकम पे हम टेबल 1 और टेबल 2 के रेट्स लगा के तो कहानी को खत्म कर देंगे। ठीक हो गया? अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है? सर इसके ऊपर ना चार्जेबल लेस डिडक्शंस टैक्सेबल इनकम। सर ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जो इनकम्स एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती है ना, इसमें से आपने खर्चे माइनस नहीं करने, बल्कि जो चार्जेबल है ना उसी को मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स रेट के साथ। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने लाख रुपए की कोई इनकम कमाई है, उसको कमाने में 40,000 का खर्चा हो गया है और 60,000 आपकी इनकम है, तो बजाय इसके कि टैक्स इस पे लगे, वो कहते हैं सॉरी, टैक्स आपकी रिसीट पे लगेगा। आसान अल्फाज में जो अकाउंटिंग में सेल्स होती है ना, रेवेन्यू होता है, उस पर टैक्स रेट लग जाएगा डायरेक्ट। मिसाल के तौर पे 15%, तो 15,000 आपने टैक्स दे देना, खत्म हुई कहानी। कोई खर्चे माइनस नहीं करने, कोई खर्चे माइनस नहीं करने। तो अगर खर्चे माइनस हो जाएंगे फिर तो आप यहां पड़ जाएंगे ना। तो एफटीआर में और एनटीआर में फर्क क्या है? फर्क यह है कि एफटीआर में नो डिडक्शंस आर अलाउड, आपको खर्चे माइनस करने की इजाजत ही नहीं होती एफटीआर में। एनटीआर में होती है, खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर टैक्स लगता है। एफटीआर में खर्चे माइनस करने की इजाजत ही नहीं है, ग्रॉस पे लगता है टैक्स। टैक्स रेट इज अप्लाई एट ग्रॉस अमाउंट। ये देखें, ये जो ग्रॉस अमाउंट है ना, इस पे टैक्स रेट लगता है। ठीक है, नेट अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, अमाउंट पे टैक्स रेट लग रहा होता है। स्पेसिफिक टैक्स रेट्स आर अप्लाइड, टेबल 1 एंड 2 आर नॉट यूज्ड। वो कहता है कि टेबल 1 और टेबल 2 इस्तेमाल नहीं होते, इनके अपने रेट्स होते हैं, कभी 5, 8, कभी 10। इनकम्स के हवाले से ना लॉ ने खुद ही बता दिया है कि फलानी इनकम पे इतने परसेंट, फलानी इनकम पे इतने परसेंट, फलानी इनकम पे इतने परसेंट। ठीक हो गया? इस तरह से है। तो ठीक है, बाकी इसकी बात ना आगे भी आ रही है चैप्टर में, तो वहां पे कर लेंगे। तो मोटी बात इन दोनों में क्या है? सर कैमरा इधर ही रखिएगा। एनटीआर में चार्जेबल में से डिडक्शंस माइनस करते हैं और उसके बाद जो आंसर आता है उस पर हम टैक्स रेट लगा देते हैं टेबल 1 या टेबल 2 पे। एफटीआर में ऐसा नहीं होता। एफटीआर में हम ग्रॉस अमाउंट पे डायरेक्ट ही टैक्स रेट लगा देते हैं, अपना स्पेसिफिक टैक्स रेट होता है, कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती। और इससे जो आंसर आता है ना, दैट इज योर फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स खत्म, खत्म। फाइनल टैक्स से मुराद होता है अगर आपने ये 15,000 पे कर दिया ना, बस जिंदगी सुकून में। यहां पे ना और मसले मसाइल हैं, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद भी कुछ करना होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एफटीआर में ये पे कर दिया, जान छूट गई, खत्म। ठीक है जी, सारा कुछ पे हो गया, सारी लायबिलिटी क्लियर हो गई। चलें जी, जबरदस्त हो गया, नोट कर ले।
हाँ जी अबू बकर, कोई सवाल है? जी ऑल ओके। अब इसी बात को, बाकी दो रिजीम छोड़ दें, वो बाद में बात करते हैं। अब इसी बात से ना हम आगे चलते हैं। मैं यहां पे दोबारा से एक चीज बनाता हूं, ये देखें, ये एक बिल्डिंग है, इसके दो फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कि एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स रेजीम है। एक इनकम होती है डिविडेंड इनकम, ये अदर सोर्सेज में जाएगी, अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम। हुकूमत ने कहा हुआ है कि डिविडेंड जो आप कमाते हैं ना, दैट इज एफटीआर। अब सवाल है कि डिविडेंड होता क्या है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं ना, तो आप उस कंपनी के बन जाते हैं मालिक। उस कंपनी को प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट ना अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो वो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक हो गया। ये जो डिविडेंड आपको मिलता है ना, इसके बारे में लॉ ने कहा है कि ये एफटीआर है, ये फाइनल टैक्स रेजीम है, इस पे टैक्स एफटीआर होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने यहां पे फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के कोई डिविडेंड कमा लिया लाख रुपए का, तो सर बिजली का बिल जब आएगा, तो बिजली का बिल दोनों फ्लोर्स पे डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये देखें, लेट्स अज्यूम बिजली का बिल आ गया 9 लाख रुपए, आपने लाख रुपए की डिविडेंड कमाई है और 20 लाख का आपका ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सारा यहां से माइनस नहीं कर देना, अपोर्शन करना है। मिसाल के तौर पे 8.5 लाख इधर से माइनस हो गया और 50,000 इधर से माइनस हो गया, इसका जो भी आंसर आता है। अब सवाल यह है कि आप कहेंगे सर एफटीआर में तो खर्चे माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। सर ठीक है, नहीं है, टैक्स फिर भी इसी पे लगेगा, लेकिन खर्चा माइनस करना है, खर्चा अपोर्शन करना है। भाई 8 दोस्त गए खाना खाने, 7 ने खाना खाया, एक ने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने खाना खाना ही नहीं है। अपोर्शन तो करना पड़ेगा। तू आया क्यों साथ, तू आया क्यों साथ? तो सर देखिए, इसकी एक बड़ी लॉजिकल रीजन है। अगर मैं यहां पे खर्चा अपोर्शन ना करूं, सारा यहां पे माइनस कर दूं, सर इस पे तो टैक्स लगना ना। अगर यहां से 9 लाख माइनस कर दिया, इनकम कम हो जाएगी, हुकूमत का टैक्स कम हो जाएगा। हुकूमत कहती है सही जो खर्चा हुआ है वो माइनस करो ना, गलत क्यों माइनस करते हो? तो इसीलिए इसको इसका हिस्सा जरूर देना है। वो बेशक माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हिस्सा जरूर देना है। जैसे कि एक और इसकी मिसाल है, 3 बच्चे हो ना घर में, एक 8 साल का, एक 4 साल का और एक 2 महीने का। अब्बू एक डब्बे में चिप्स ले आए, अम्मी कहती है इसके 3 हिस्से करो। बड़ा बेटा कहता है क्यों जी, ये 2 माह वाला कैसे खाएगा? भाई वो खाए ना खाए, तुम्हें ज्यादा ना मिल जाए, तुम अपनी फिक्र करो। तो अम्मी 3 हिस्से करती हैं, बड़े दोनों को उनके हिसाब से, और जो 2 महीने वाला है ठीक है वो खा नहीं सकता, लेकिन हिस्सा तो मिलेगा ना। क्यों? बड़े ज्यादा ना खा ले, तो बड़ा ज्यादा माइनस ना कर ले, क्योंकि बड़ा ज्यादा माइनस कर गया इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम हो जाएगा, जो कि मसला है। इसलिए हुकूमत कहती है कि टैक्स इसको खर्चा इसको अपोर्शन करो। ठीक हो गया। तो ये ए बी में लिखा है कि अगर खर्चा रिलेट करता है टैक्सेबल इनकम को कमाने में, टैक्सेबल इनकम से मुराद है एनटीआर की इनकम कमाने में, और ऐसी इनकम कमाने में जो कि एफटीआर में फॉल करती है, फिर खर्चा जो है वो अपोर्शन किया जाएगा रीजनेबल बेसिस पे, लेक्चर और साइज को देखते हुए। ये बात तो आगे वही पुराने वाली है। ओके हो गया? चलें जी आगे चलते हैं। और आखिरी बात भी बड़ी सिंपल सी है, मिसाल को चेंज कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे या तो आप खुद रह रहे हैं या आपने चैरिटी पे ईदी वालों को दिया हुआ है बगैर किसी पैसों के, तो खर्चा फिर भी अपोर्शन होगा। तो इसका उसने नाम दिया फॉर सम अदर पर्पस,
वेयर खर्चा रिलेट्स टू डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर अ हेड ऑफ इनकम, एनटीआर की इनकम कमाने में, और फॉर सम अदर पर्पस। सम अदर पर्पस से क्या मुराद है? चैरिटी पर्पस के लिए या खुद रह रहे हैं, तो भी खर्चा क्या होगा? अपोर्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, जबरदस्त हो गया, यहां तक सब अच्छा है। ओके, एक दफा पढ़ लें इसको। ठीक है जी, ऑल गुड। घर के नीचे दुकान होती है, ऊपर रिहाइश। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब बिजली का बिल दोनों जगहों का आएगा, घर का भी आएगा और नीचे दुकान का भी आएगा, तो दुकान की इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए उतना ही बिजली का बिल माइनस करेंगे जितना के रिलेट करता है दुकान से, घर का नहीं माइनस कर देना। ठीक है, ओके, चलें फिर आगे। जबरदस्त हो गया। एग्जाम्पल पे आते हैं। मिस्टर रियाज चौधरी अ रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग। सर बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, अ रेजिडेंट पर्सन। इससे क्या मतलब है? इससे मुराद है कि इस शख्स की पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम्स दोनों क्या होंगी? टैक्सेबल हो जाएंगी, पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी। पाकिस्तान दुकान से इसकी सेल्स है 3 लाख और कनाडा में है 7 लाख, सैलरीज है 10,000 और 7,000। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस इज 5,000। सर ये जो खर्चा है ना, ये कॉमन हो गया, ये दोनों हेड्स में कॉमन हो गया, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी। अब मेरे भाई जब इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो सर देखें कुछ चीजें तो बड़ी सीधी हैं। ये देखें पाकिस्तान में सेल्स कितनी है? 3 लाख। ये देखें पाकिस्तान सोर्स इनकम कैलकुलेट करते हुए 3 लाख, और पाकिस्तान में सैलरीज पे की 10,000, तो खर्चे हो गए माइनस 10,000। यहां तक तो जिंदगी आसान है। इसी तरह कनाडा शॉप में सेल्स है 7 लाख। ये देखें नजर आ रही है, ये आ गई 7 लाख, और ये देखें 7,000 की सैलरी, 7,000 की सैलरी। ये तो सिंपल सिंपल काम हो गया। बाहर की इनकम और पाकिस्तान की इनकम ना अलग अलग कैलकुलेट होती है। अगर आपने बाहर बिजनेस किया है और पाकिस्तान में बिजनेस किया है तो दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग करनी है, दोनों को टोटल नहीं कर देना। पाकिस्तान सोर्स इनकम्स अलग कैलकुलेट होती हैं और फॉरेन सोर्स इनकम्स अलग कैलकुलेट होती हैं। मसला रह गया सर जी इस 5,000 का, ये 5,000 जो है इसका क्या करना है? कॉमन एक्सपेंडिचर अपोर्शन करना पड़ेगा। अपोर्शन की क्या बेसिस हो सकती हैं? मेरे ख्याल में जहां पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट हुई होगी वहां पे सेल भी ज्यादा हुई होगी, तो क्या सेल को बेस बनाकर अपोर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर कैसे करते हैं अपोर्शन? पाकिस्तान की सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय खर्चा, ये तरीका होता है ना अपोर्शन का, ये तरीका होता है। आप क्या करेंगे? पाकिस्तान की सेल्स को डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स से और कॉमन एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर 1,500 का खर्चा पाकिस्तान में, और कनाडा की सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय कॉमन खर्चा 3500। तो सर 5,000 में से 3500 मैंने कनाडा में से माइनस कर दिया और 1,500 मैंने पाकिस्तान में से माइनस कर दिया, बेस्ड अपॉन एनी रीजनेबल बेसिस। ठीक हो गया? ओके, ओके। तो सर अपोर्शन हम रीजनेबल बेसिस पे करते हैं, तो रीजनेबल बेसिस तो हालात को देखते भी पता लगता है कि रीजनेबल बेसिस क्या होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए रीजनेबल बेसिस रेवेन्यू है,
और वैसे भी आपको बता दूं नॉर्मली ना रेवेन्यू की बेस पे ही काम चल रहा होता है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए जी, ठीक हो गया, कोई मसला? बस सही हो गया। तो आपने पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम, अबू बकर पीआरसी क्लासेस हो रही हैं? पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम्स जो है ना, आपने इनको अलग अलग निकाल के तो कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया? तो ठीक है सर, बस जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं। कुछ लोगों को ना अपोर्शन करने में कुछ कंफ्यूजन्स थी, तो हुकूमत ने ना यहाँ पे एक रूल बना दिया, रूल 13, जिसके अंदर अपोर्शनमेंट के मुतालिक बातें हैं। एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस ऑफ इनकम शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। क्लास से मुराद ना यहाँ पे हेड ऑफ इनकम ही है। वो कहते हैं कि कोई भी खर्चा जो कि किसी हेड की इनकम को कमाने में इनकर हुआ, वो उसी हेड को एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? ओके। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस कोई भी साझा खर्चा, कॉमन खर्चा होता है साझा खर्चा है, मिलके मुश्तरका, कोई भी मुश्तरका खर्चा जो कि बिजनेस से रिलेट करता है, फाइनल और एग्जेम्प्ट इनकम शेल बी एलोकेटेड टू ईच क्लास ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला। वो कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस से रिलेट करता है, चाहे वो एफटीआर है चाहे वो एनटीआर है, उसको अकॉर्डिंगली एलोकेट किया जाएगा। किस फॉर्मूले के तहत? ये जो नीचे फॉर्मूला दिया है वो कहता है कि आपने एक हेड की इनकम को डिवाइड करना है तमाम हेड्स की इनकम से और मल्टीप्लाई कर देना है मुश्तरका खर्चे से। सर अगर आप गौर करें ना, गौर करें, ये देखें, ये हमने यही तो किया था। न्यूमरेटर में क्या है? एक हेड की इनकम डिवाइड किया है तमाम हेड की इनकम, मल्टीप्लाई किया है कॉमन एक्सपेंडिचर से। तो सर देखें, शायद जो ये काम हमने यहां पे किया था वो यही तो था कि एक क्लास की इनकम, एक हेड की इनकम डिवाइडेड बाय तमाम हेड्स की इनकम मल्टीप्लाई बाय खर्चे की अमाउंट। ठीक है जी, सब अच्छा है, जबरदस्त हो गया। तो सर किसी हेड की इनकम को डिवाइड करेंगे तमाम हेड्स की इनकम से और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन खर्चे से। जबरदस्त हो गया। ओके, अब यहां पे आपको वो बताने लगा है कि ग्रॉस रिसीट्स क्या होती हैं। ग्रॉस रिसीट्स आर रिसीट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। वो कहता है कि आपने खर्चे माइनस करने से पहले जो अमाउंट लेनी है दैट इज ग्रॉस रिसीट्स। ये देखें, 3 लाख और 7 लाख ये खर्चे माइनस करने से पहले है। तो सर ये जो ग्रॉस रिसीट्स आपने ली हुई है ना, 3 लाख और 7 लाख, ये देखें खर्चे माइनस करने से पहले। जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं। कॉमन एक्सपेंडिचर, मुश्तरका खर्चा क्या होता है? कॉमन एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंस मींस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी पार्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम। वो कहता है मुश्तरका खर्चा वो होता है जो कि क्लियरली आप एलोकेट नहीं कर सकते। अब जैसे ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आया था ना, क्लियरली एलोकेट नहीं हो सकता। करने को तो आप कर लेंगे लेकिन क्लियरली एलोकेट नहीं हो सकता। जैसे आप लोग खाना खाने जाते हैं तो खाना पे एक बिल आता है, 20,000 का बिल आ गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी ना उसको एलोकेट करने में, कितने दोस्त हैं, डिवाइड करें, कैलकुलेशन होगी। क्लियरली नहीं कर सकते आप, क्लियरली नहीं कर सकते आप। एक बंदा खाना खाने गया है, 20,000 का बिल आया तो पता ही है ना इसका है, और तो किसी ने नहीं देना। लेकिन अगर 8 लोग चले गए खाना खाने, 20,000 का बिल आ गया, तो देखना पड़ेगा किसका कितना है। तो ऐसा खर्चा जो कि मुश्तरका होता है इसको कॉमन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके,
So common expenditure means any expenditure that is not clearly allocable to any particular class of income. तो कोई भी ऐसा खर्चा जो कि किसी particular head को आप directly allocate नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, that is called common expenditure. ठीक हो गया सर? प्रैक्टिकली आपको एक बात बताता हूं सर, प्रैक्टिकली जो कॉमन एक्सपेंडिचर होता है ना, ये हमेशा रेवेन्यू की बेस पे एलोकेट किया जाता है। यानी अगर आपकी 4 हेड्स की इनकम है और चारों हेड का एक मुश्तरका खर्चा हो गया है, तो आपने जो बेस बनाना है ना, वो रेवेन्यू को बनाना है। यानी एक हेड का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय तमाम हेड्स का रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय कॉमन खर्चा, जो फॉर्मूला भी पढ़ के है। तो इसीलिए ना नॉर्मली प्रैक्टिकली हम रेवेन्यू को ही बेसिस बना रहे होते हैं खर्चा एलोकेट करने के लिए। यहां पे वो कहता है कि अगर कोई शख्स कमीशन कमा रहा है, सर ब्रोकरेज का मतलब भी ना कमीशन ही होता है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स कमीशन कमाते हैं, तो उनके लिए जो रेवेन्यू होता है ना, वो कमीशन ही होता है। लेकिन यहां पे वो कहता है कि ऐसे लोगों के लिए जो उनका टर्नओवर, सर टर्नओवर होती है सेल्स, रेवेन्यू को ही कहते हैं। ओके, सेल्स को बोलते हैं। तो उनका रेवेन्यू, उनकी सेल्स, उनका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या मतलब है? देखें, जो बंदा कमीशन कमा रहा है ना, उसको इजाजत है कि वो कमीशन कमाने के लिए जितने खर्चे हो रहे हैं ना, वो माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो उसका नेट कमीशन होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो उसको इस्तेमाल कर ले एलोकेशन के लिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कमीशन इनकम होती है। स्टॉक ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स कमीशन कमाते हैं, तो इनके लिए क्या है जी? इनके लिए रूल ये है कि ये नेट कमीशन की बेस पे जो है वो काम करेंगे। बात समझ आ गई? और इनका जो नेट कमीशन होगा वो टर्नओवर होगा, और वो आप यूज करेंगे किसी भी खर्चे को एलोकेट करने के लिए। सही हो गया? ओके। ऊपर वर्ड 3-4 दफा आया है कि क्लास ऑफ इनकम। क्लास ऑफ इनकम क्या होती है? उसने यहां पे बड़ा क्लियरली बताया हुआ है। वो कहते हैं जी, क्लास ऑफ इनकम से मुराद है चाहे पाकिस्तान सोर्स हो चाहे फॉरेन सोर्स हो, सैलरी, बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक, इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। अजीब अजीब बातें हैं। देखिए सर, मैंने आपको बताए थे 5 हेड्स, असल में ना 12 बनते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ये क्या है? बिजनेस 2 तरह के हैं, एक स्पेकुलेशन बिजनेस, एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक हो गया? इसकी बात ना चैप्टर 8 में होगी, लेकिन दोनों को ना अलग अलग हेड का दर्जा दिया गया है। तो सर सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, 6 हो गए। 6 पाकिस्तान के, 6 बाहर के, 12 हो गए। 12 हेड्स बनते हैं असल में। इस सेक्शन के लिए हेड्स की तादाद 12 है, वैसे 5 ही हैं, लेकिन इस सेक्शन के लिए अपॉर्चनमेंट करने के लिए 12 है। पाकिस्तान की सैलरी, बाहर की सैलरी, पाकिस्तान का कैपिटल गेन, बाहर का कैपिटल गेन, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, बाहर की प्रॉपर्टी, पाकिस्तान की शादी, बाहर की शादी, पाकिस्तान का स्पेकुलेशन बिजनेस, बाहर का स्पेकुलेशन बिजनेस, पाकिस्तान का नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, बाहर का नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो सर ये 12 बन गए। तो अगर कोई कॉमन खर्चा इन हेड्स में हुआ, तो आप इन हेड्स में अपोर्शन करेंगे बेस्ड अपॉन एनी रीजनेबल बेसिस, और वो रीजनेबल बेसिस क्या है? वो रीजनेबल बेसिस नॉर्मली रेवेन्यू ही होती हैं। ठीक हो गया? सवाल? स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में फर्क के लिए ना हमें चैप्टर 8 का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंशाल्लाह जब चैप्टर 8 की बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह वहां पे देख लेंगे। ठीक हो गया? ऑल गुड? आगे चलते हैं। While allocating expenses, the nature and source of each class must be considered. वो कहता है कि खर्चे को एलोकेट करते हुए हर हेड की नेचर और सोर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, इसने ऐसी फजूल बात कर दिया है,
उसका कहने का मतलब है कि जब भी आप खर्चा एलोकेट करो ना तो देख के करो कि किसको कर रहे हो किसको नहीं कर रहे, तो हिसाब करके फिर देख करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे बात बड़ी मजेदार है, ये आपसे रिलेटेड है। सर ये कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है एडवर्टाइजमेंट की? आपने ये कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करके ना कमिश्नर के पास चले गए, सर ये मैंने कैलकुलेशन कर दी है, ये मेरी 9,78,000 इनकम बनती है, इस पे इतना इतना टैक्स बनता है, ये लें। कमिश्नर ना इतने हिस्से को, वैसे तो सारा कुछ ही कर सकता है, लेकिन इतने हिस्से को ना वो रीचेक करेगा अपने हिसाब से कि क्या अपॉर्चनमेंट की कैलकुलेशन ठीक भी हुई है कि नहीं, अपने हिसाब से करेगा। सर कमिश्नर का जवाब 10% कम जो कि 1350 बनता है, या 10% ज्यादा जो कि 1650 बनता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 10% कम ज्यादा आ गया तो खैर है, यानी कमिश्नर ने अपॉर्चनमेंट की, उसका जवाब 1350 से लेके 1650 के बीच में अगर आ गया तो सब अच्छा है, ऑल इज गुड। लेकिन सर अगर ये जवाब इस रेंज को क्रॉस कर गया, 1350 से नीचे 1650 से ज्यादा, वेरिएशन 10% से ज्यादा हो गई, तो सर क्या होगा? ये देखें, वो कहता है कि ये जो आपने एलोकेशन की है ना, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ना आपने सर्टिफाई करवानी है। इसको सीए इस पे स्टैंप लगाएगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पे स्टैंप लगाएगा, ये काम आपने लाजमी करना है। कमिश्नर ये सर्टिफिकेट तब एक्सेप्ट करेगा अगर 10% के अंदर अंदर वेरिएशन रहती है। अगर कमिश्नर का जवाब 10% से ज्यादा आ गया, उसका जवाब 1000 आ गया, तो कहेगा वापस लेके जाओ, वापस ले जाओ सीए के पास और पूछो उससे कि कहीं ये सीए ऑनलाइन क्लासेस लेके तो नहीं सीए बना, किस तरह का सीए बन गया है ये, लॉकडाउन वाला सीए, पेट्रोल महंगा होने वाला सीए, जंग वाला सीए, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हो, भाग जाओ यहां से, सही कैलकुलेशन करवा के लाओ उससे। ठीक हो गया? तो सर ये एलोकेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, और कमिश्नर जब कैलकुलेशन करेगा तो वेरिएशन 10% से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो सर ये असूल है। सर जी यहां तक अगर कोई सवाल है आपका तो प्लीज बताइए। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू, ये क्या होती है फेयर मार्केट वैल्यू? ये लफ्ज़ हमने ना ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुना हुआ है, ओपन मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमने काफ़ी सुनी हुई हैं। तो आइए सर देखते हैं क्या होता है फेयर मार्केट वैल्यू। सर जी फेयर मार्केट वैल्यू का आसान मतलब है, चले पढ़ के ही देखते हैं, पढ़ के ही देखते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आपको पता है ज़मीन की, घरों की फेयर मार्केट वैल्यू एक होती है। क्या रेंट की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है? जी बिल्कुल होती है। आप में से बहुत से लोग हॉस्टल में रहते हैं, आप लोग जब लाहौर आए हॉस्टल पता करने, तो एक शख्स ने आपको कहा कि जी इस जगह का किराया 20,000 है, आपने कहा एम ही 20,000 है, बाकी सारे तो 15,000 ले रहे हैं। इसका मतलब है फेयर मार्केट रेंट उस जगह का आपको पता है कि 15,000। ठीक है, तो फेयर मार्केट प्रॉपर्टी की भी होती है और फेयर मार्केट वैल्यू रेंट की भी होती है। वो कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी या रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, एसेट की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है, तुम्हें पता है गाड़ी वगैरह की होती है। सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू,
सर किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपका दांत निकालता है, सर्विस ही है ना ये, तो आपको पता है दांत निकालने के मिसाल के तौर पे 25,000 रुपए। अगर कोई आपसे 2 लाख मांग ले, आप कहेंगे लो भाई एमी 25,000 रुपया लोग लेते हैं। वो कहते हैं जी वो मुक्का मार के निकालते हैं, मैं जरा प्रॉपर तरीके से निकालता हूं तो इसलिए 2 लाख है। बेनिफिट और परकुजेट, सर ये अल्फाज ना हम इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ेंगे। आसान हिंट दे देता हूं, कभी कभार जो जहां पे आप नौकरी करते हैं ना वो आपको गाड़ी दे देता है, वो आपको मोबाइल फोन दे देता है, ये बेनिफिट्स होते हैं, इनकी भी वैल्यू होती है एक। वो कैसे निकलेगी वो तो हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 में जाके पढ़ ही लेंगे, इसी में इंशाल्लाह टारगेट है। तो सर किसी भी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी किसी भी वक्त पे, वो कीमत होगी which will ordinarily be fetched on sale or supply in the open market price at that time। ये वो कीमत होगी जो कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर या सेल करके ओपन मार्केट में आपको मिलेगी। 2-3 अल्फाज हैं सर। ये जो सप्लाई का वर्ड है ना, ये ना सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए है। सर्विस, खिदमात मुहैया की जाती हैं, बेची नहीं जाती। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खिदमात सप्लाई कर रहा हूं, मैं बेच नहीं रहा खिदमात। अजीब सा वर्ड है। क्रिसेंट कॉलेज चलते हैं, वहां पे ना अच्छी पढ़ाई बेची जाती है, अजीब सा वर्ड है। वहां अच्छी तालीम दी जाती है, अच्छी तालीम मुहैया की जाती है। तो इसीलिए सप्लाई का वर्ड होता है सर्विसेज के लिए। जहां कहीं भी चले जाएं, सर्विसेज के लिए। वो डॉक्टर ना अच्छा बेचता है, ओ नहीं भाई, वो डॉक्टर अच्छा इलाज मुहैया करता है, सप्लाई। तो जहां जहां सर्विसेज का बिजनेस होता है ना, वहां पे सप्लाई का वर्ड होता है। हाँ, जहां चीजें हैं वहां चीजों के लिए तो फिर आपको पता है कि हम सेल का वर्ड इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो बाकी सब के लिए सेल है, सर्विस के लिए सप्लाई है। एक वर्ड तो ये हो गया। ये ओपन मार्केट प्राइस क्या होती है? ओपन मार्केट क्या होती है? ओपन मार्केट वो मार्केट जिसकी छत नहीं होती, इसको कहते हैं ओपन मार्केट। नहीं भाई कह रहे हैं नहीं सर, आप मेरे नाम को ही देख लें, नाम से डर जाए मेरे। आसिम साहब नाम है इनका। ओपन मार्केट होती है जहां पे बायर, खरीदने वाला, खरीदार चीजें खरीदना चाह रहा हो, सेलर, बेचने वाला चीजें बेचना चाह रहा हो, और दोनों को प्रोडक्ट के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हो। तो सेलर बेचना चाह रहा हो, बायर खरीदना चाह रहा हो, और दोनों को प्रोडक्ट के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो। सर अक्सर हमारे हाथे अब्बा जी की मर्सिडीज लगती होती थी बचपन में, तो हम दोस्तों को बिठा के ना शोरूम उसका रेट लगवाने चले जाते थे। ऐसा होता था ना सर? तो शोरूम वाले को भी पता होता था एवी ड्रामे करने आए हैं, ना वो खरीदने वाला ना आप बेचने वाले हैं, एवी फजूल का रेट लगा लो के तो आ जाते थे। दैट इज नॉट ओपन मार्केट। ओपन मार्केट तब है जब वाकई में आप चीज बेचना चाहें, आपको भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये कहां कहां से लगी हुई है, कहां कहां से पेंट है, इसका क्या क्या खराब है, और बायर जो खरीद रहा है उसको भी पता है इसमें क्या क्या नकाइस है, क्या क्या मसले मसाइल है। उस वक्त जो नेगोशिएशन होके कीमत लगेगी ना, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट प्राइस, और वो जो मार्केट होगी दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट। तो ये 2-3 अल्फाज थे जो कि आपको बताने थे। तो वो कहता है कि किसी भी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो उस चीज को ओपन मार्केट में सेल करके या सप्लाई करके जो मिलेगी उसको बोलते हैं। सर डब्बा पढ़े जो नीचे लिखा हुआ है, डब्बा पढ़े। क्लास के सजीले जवानों, ये डब्बे तुम्हारे लिए हैं।
जी सर, चलें आगे। ये डब्बे में ना एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि आपने कंप्यूटर खरीदा 70,000 का, कॉस्ट हो गई, WDV 40,000 हो गई, फेयर वैल्यू 42,000 हो गई। जवाब है फेयर वैल्यू 42,000। अजीब सी मिसाल है। असल में इस मिसाल को समझाने का मकसद ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू ना तो कॉस्ट होती है, ना ही ये WDV होती है, बल्कि ये अपनी ही एक वक्री नौयत की कोई चीज होती है। ठीक है, सो इट्स नॉट कॉस्ट, इट्स नॉट बुक वैल्यू, इट्स समथिंग एल्स। ओके, आगे चलते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू पता कराई जाएगी इस बात को इग्नोर करते हुए कि उस प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। मिसाल के तौर पे जब ये रिंग रोड बननी थी ना, रिंग रोड लाहौर में, तो उसकी जद में ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही थी, प्लॉट आ रहे थे। जब प्लान फाइनल हुआ कि यहां पे रिंग रोड बननी है, तो जिन जिन लोगों के प्लॉट थे ना, उनको हुकूमत ने कह दिया कि आपने अब बेचनी नहीं है। क्यों सर? जैसे ही लोगों को पता लगता है ना कि यहाँ पे सड़क गुजरने वाली है, वो कहते हैं यार इस रौले से जान छुड़ाओ, वो सारे प्रॉपर्टी बेच देते हैं। वो ट्रांसफर में आपको पता है महीने 2 महीने लगते हैं। अब जब हुकूमत सड़क बनाने लगती है, हुकूमत ने वो जमीनें एक्वायर करनी होती हैं, हुकूमत को उनके मालिकान को बुलाना होता है। अब वो लोग कहेंगे सर मैंने तो बेच दिया है, वो तो ट्रांसफर हो रही है, वो तो महीने बाद ट्रांसफर होगी, वो जिसके नाम ट्रांसफर होगी वो तब आएगा, वो ये होगा। हुकूमत कहेगी मैं सड़क बनाने से बैठी हूँ, इनकी ट्रांसफर नहीं खत्म हो रही। तो हुकूमत सबसे पहला काम ये करती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है ना, कोई भी ओवरहेड का, कोई भी अंडरपास का, कोई भी ट्रेन बिछा, कोई एनीथिंग, एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सबसे पहले उन जमीनों की ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती कि ये प्रॉपर्टीज जिनकी है ना, अब ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो सर यहां पे एक बात जहन में यह आती है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता लगेगी? अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, हुकूमत ने बैन लगा दिया कि ट्रांसफर नहीं होगी। अब मैं किसी को बेचने जाऊंगा, वो कहेगा ओ भाई ये बिक नहीं सकती तो किस लिए आया है, नहीं कीमत लगा। ओ भाई ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, क्या कीमत लगाऊं? लगा। ओ भाई ये देख नहीं हो सकती, ट्रांसफर लगा। तो ये एक बड़ा अजीब सा पॉइंट है। हुकूमत कहती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना, फिर भी फेयर मार्केट वैल्यू पता की जाएगी। वो कैसे की जाएगी भाई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये बात। और अगला पॉइंट भी ऐसा ही है, द फैक्ट दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर प्रॉपर्टी कैश में कन्वर्ट, मिसाल के तौर पे होंडा वाले होंडा सिविक बना रहे हैं, उनके पास होंडा सिविक बनाने वाला पूरा प्लांट होगा। होंडा सिविक का नया मॉडल आ गया। याद रखिएगा जब भी नया मॉडल आता है ना, पुराना प्लांट बेकार हो जाता है, नया प्लांट लाना पड़ता है उसके लिए। अब ये पुराना प्लांट किसको बेचेंगे? टोयोटा वालों को, सुजुकी वालों को, या आपको? हो भाई किसने खरीदना है? कौन पाकिस्तान में होंडा सिविक बना रहा है? कोई भी नहीं बना रहा। उस प्लांट से सिर्फ होंडा सिविक ही बन सकती है, और होंडा सिविक होंडा के अलावा कोई नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि वो मशीन अब यूजलेस है, बेकार है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो यहां पे कहता है कि अगर कोई चीज कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती ना, तो मुझे फिर भी बताओ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या। आप कैसे बताएंगे? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट कनो, मुझे नहीं पता। चले जी, where the price is not ordinarily ascertainable, the board may by notification in the official gazette determine the fair market value of the immovable property। हुकूमत ने ये कह दिया कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के, अच्छा ये पॉइंट ना सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और किसी के लिए नहीं है, और किसी के लिए नहीं है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू का नहीं पता, तो सर बोर्ड क्या करेगा? ऑफिशियल गैजेट में ले जाकर आपको फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में बताएगा। ऑफिशियल गैजेट मैंने आपको बता दिया था जब मैं टेक्स्ट ईयर आपको पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बता दिया था कि ऑफिशियल गैजेट होता क्या है। तो अगर प्राइस ऑर्डिनरीली एसेटेनेबल नहीं है तो एफबीआर आएगा आपकी मदद के लिए और प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू बता देगा। सिर्फ प्रॉपर्टी की बताएगा और किसी की नहीं बताएगा।
और एफबीआर ने ना कुछ केसेस में एफबीआर की सॉरी प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में ना बताया हुआ है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा ना उसमें बात मुझे यह समझ आ रही है कि सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू आप खुद डिटरमिन करेंगे, अगर खुद नहीं कर पाए तो 0.3 में एफबीआर आपके लिए कर देगा, और यह बात सिर्फ प्रॉपर्टी की हो रही है। एफबीआर ने भी नहीं किया हुआ, फिर क्या होगा? फिर यह आखिरी रूल है, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू fixed by the district officer revenue or provincial or any other authority authorized in this behalf for the purposes of stamp duty। सर आपने एफबीआर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है, नहीं कर पाए तो 0.3 में बोर्ड कर लेगा। अगर एफबीआर भी ना कर पाया तो आखिरी असूल ये है कि सर याद रखिएगा, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जाते हैं ना तो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स है जो हुकूमत को जाता है, और याद रखिएगा कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना इसकी कैलकुलेशन हमेशा प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी होती है। इट्स अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी 2%। मैं मिसाल दे रहा हूं, 2% ऑफ द वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने लगेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू लाजमी चाहिए। तो यहां पे वो कहता है कि अगर आप खुद भी फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं कर पाए, एफबीआर भी पता नहीं कर पाया, तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टाइम पे ये जो भाई साहब बैठे हुए ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ये जब स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यू यूज करेंगे ना वही वैल्यू इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, डीसी वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो सर इस पूरे सेक्शन का खुलासा यह है कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी है जो कि ओपन मार्केट में पता लगेगी। फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी है चाहे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे वो कैश में कन्वर्ट ना हो सकती हो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं पता लग रही तो एफबीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू बता देगा। और आखिरी बात, अगर एफबीआर ने भी नहीं बताई हुई तो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जो है वो जो प्रॉपर्टी वो जो वैल्यू डिटरमिन करेगा स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए, वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है जी, ऑल गुड? कोई सवाल? कोई सवाल? ऑल गुड? ऑल गुड? चलिए, रिसीट ऑफ इनकम सर ये तो हम पढ़ेंगे, अगली क्लास है कितने बजे है? 12 बजे है? ओ 12 आतिफ साहब की किन की क्लास है? नहीं 12 बजे है मेरे ख्याल में, भी 2-3 मिनट है, कोई चक्कर नहीं। एक आखिरी बात पढ़ा दूं? नहीं मेरे ख्याल में 12 बजे क्लास है। हाँ बस 2 मिनट दे दें मुझे। आपकी क्लास है अगली? कौन सी? 12 यही वाली क्लास है 12 बजे, 12:15। बस ये आखिरी सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं क्लास। लेक्चर भी कितना घंटे क्लास हो गई है पूरी? शुरू कब हुई थी मुझे पता भी नहीं, मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं, मैं तो अभी लगा हूँ। सर कितना टाइम हो गया? यार हम कब के 11:55 पे शुरू हुई थी क्लास, 10:55 पे। 10:50 पे शुरू हुई है क्लास? अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कोई बात, आखिरी सेक्शन वो भी घर वाले कहेंगे आज हम नहीं बैठे तो मैं कभी, बस ये चैप्टर खत्म हो गया सर। ये देखें ये सेशन रह गया, ये बस आधे घंटे का चैप्टर और रह गया बस। इंशाल्लाह कल इसको फारिग करके ना, कल हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू कर देना। अल्लाह की कुदरत है कि हमेशा नया चैप्टर ना सैटरडे को ही शुरू होता है, ये मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह की कुदरत है। चले कोई बात नहीं। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, रिकूप कहते हैं वापस आ जाना, ठीक है, रिकूप कहते हैं वापस आने को।
तो सर वो कहता है कि मिसाल के तौर पे ये एक टाइमलाइन छोटी सी बना लेते हैं, 2010 2011। अच्छा जी, 2010 में आपने एसी ठीक करवाया और उस बंदे ने आपसे 6,000 रुपया ले लिया, कॉलेज ने एसी ठीक कराया, तो सर आप 6,000 एक्सपेंस डेबिट करके कैश करेंगे 6,000 से क्रेडिट, ऐसे ही होगा। ओके। उसके बाद 2011 में वो शख्स वापस आया और कहा कि सर मैंने जो है ना आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे, 4,000 बनते थे, ये 2,000 वापस लें, मुझे ख्वाब में ना फरिश्ते आ रहे हैं धुलाई करते हुए। तो उसने आपको ना 2011 में 2,000 रुपए वापस कर दिए, तो आप कैश को डेबिट करेंगे। सर क्रेडिट किसे करेंगे? सर ये सेक्शन कहता है कि जब आपने जिस हेड में से ये खर्चा माइनस किया था ना, उसी हेड में ये अमाउंट ऐड बैक करेंगे। तो अगर कॉलेज ने ये खर्चा किया था तो कॉलेज इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है, तो 2010 में ये खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस हुआ होगा, तो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही ऐड कर दें। तो अगर कोई खर्चा सब्सिक्वेंटली रिकूप हो गया, वापस हो गया, तो फिर वो खर्चा आपकी उसी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा जिस इनकम में से माइनस हुआ था। सो इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, लॉस का मतलब ही खर्चा ही होता है। तो अगर कोई भी खर्चा बाद में रिकूप हो गया, चाहे कैश मिल गया हो या वो कोई चीज दे गया हो, वापस की गई अमाउंट इंक्लूड कर दी जाएगी उस इनकम में जिस इनकम में से ये माइनस हुई थी। तो सर ये इनकम ये अमाउंट जिस साल में आपको मिलेगी, उस साल में ये उसी हेड में ऐड कर दी जाएगी जिस हेड में से ये माइनस हुई थी। ठीक है, तो ये अमाउंट जिस हेड में से माइनस हुई थी उसी हेड में ऐड कर दी जाएगी उस साल में जिस साल ये आपको सब्सिक्वेंटली रिकूप हुई है, वापस हुई है। ठीक हो गया सर? यहां तक कोई सवाल? ये एग्जांपल बस पढ़ लीजिएगा, ऊपर वाली पढ़िएगा, नीचे मत पढ़िएगा, ऊपर वाली पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है सर, बात को यहां पे खत्म करते हैं। करेंसी कन्वर्जन हमने कर लिया था, आगे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे ये बस मैक्सिमम आधे घंटे के हैं। तो आज मेरा प्लान था कि इस चैप्टर को खत्म कर दूं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कल आधा घंटा लगा के इसको खत्म करते हैं, इसके पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं और फिर चैप्टर 9 जो है उसका बाकायदा आगाज इंशाल्लाह हम कल से करते हैं। ठीक हो गया सर? जी जी, अगर आपकी एज 29 जून 2026 को 18 हो गई, आप माइनर नहीं है। 30 जून रात 12 बजे से पहले पहले आप अगर 18 के हो गए, यू आर नॉट माइनर। पूरा आपका अलग हो गया, सारा कुछ अलग हो गया। ठीक है सर? चले ऑनलाइन वालों, आपसे तो मंडा को मुलाकात होगी, आपसे तो कल भी मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।